हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया अभी चल रहे हैं हम स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम टाइम। तो एग्जाम टाइम में आज जो हम रिवीजन करने वाले हैं अपने बायो इन्फॉर्मेटिक्स के कुछ सिलेबस के पार्ट्स को। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से मैं पहले ही कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ। डाटा बेसेस, बायोलॉजिकल डाटा बेसेस, पेयर वाइज, ग्लोबल, लोकल अलाइनमेंट में क्या डिफरेंस है, वो सब क्या चीज़ें होती है। तो उम्मीद करती हूँ आप कुछ चीज़ें वहाँ से देख लेंगे। उसके अलावा जो आज हम कुछ रिवीजन करने वाले हैं जिसके लिए मैंने स्पेशल अपने हैंड रिटन कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, नोट्स लिखे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया मैं अभी अपने घर पे नहीं हूँ जहाँ पे बोर्ड वगैरह अवेलेबल होती है तो मैं उस पर आपको बता सकूँ। तो मैं आपको बोल के ही वो पॉइंट्स को बताऊंगी आज इस वीडियो में। तो आप ध्यान से सुने और आप चाहे तो अपने पेपर या पेन पे उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा एक यूनिट 1 जैसा होता है हमारा उसमें। तो पहले आता है हमारे पास स्कोप ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। स्कोप ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये जो सिलेबस का पार्ट है वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी साथ के साथ, ताकि आप वो पॉज करके या किसी भी तरह उसको देख सकते हैं। स्कोप ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में एक क्विक रिवीजन है जो कि बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला है। हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब क्या होगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट बायोलॉजिकल साइंस। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी हमारी बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड वो हमारी आएगी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। मतलब बायोलॉजी प्लस इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये कह लो या एक समरी जो एग्जाम से पहले हम स्टूडेंट्स को ज़रूरी होती है मैं वो देने जा रही हूँ। इसलिए वीडियोस आपको नाइट के टाइम पे मिलने वाली है। उसके बाद स्कोप, तो स्कोप में मैंने लिखा है टू अंडरस्टैंड लिविंग सेल्स एंड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर फंक्शन, टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड मैकेनिज्म्स। इसमें क्या आएगा हमारा, बाय एनालाइजिंग मॉलिक्यूलर सीक्वेंसेस प्रिडिक्ट फंक्शन, ऑल्सो नोन एज mRNA, पॉलीपेप्टाइड, देन प्रोटीन, देन फंक्शनल अल्टीमेटली। इस तरह से इसके कुछ स्कोप्स होते हैं। उसके बाद कुछ टूल्स के तौर पे भी हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स के सबको यूज करते हैं। तो हमारा होता है सीक्वेंस की एनालाइजिंग करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके फंक्शन को देखते हैं। सीक्वेंस एनालाइज में क्या होता है हमारा, मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख रखे हैं। सीक्वेंस एनालाइज टूल्स क्या क्या होते हैं, अगर ये विजिबल हो तो देख सकते हैं। मैंने इस तरह से सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिख रखे हैं। तो मैं सबसे पहले मैंने लिखा है जीन की सीक्वेंस को रिट्राइव करेंगे। उसके बाद हम उसकी जो भी जीनोम कंपैरिजन होगी उसको जानेंगे। सीक्वेंस की जो भी सिमिलैरिटी होगी, प्रोमोटर होगा, मोटिव्स होगा, फाइलोजेनेटिक्स होगा, इन सबको जानेंगे। तो ये हो जाता है हमारा स्कोप क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या। उसका एक ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन कि अगर आपको उसमें थोड़ा सा भी कुछ ना आता हो तो आप उसमें भी कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डाटाबेस, उसके बाद उसके मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब क्या होता है। वैसे तो मैंने डाटाबेस बता रखा है। तो डाटाबेस सबसे पहले क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में जो भी रॉ डाटा स्टोर करते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं मैं जो नोट्स वगैरह बनाती हूँ उसमें मैं कभी कभी हिंदी लेटर्स भी यूज़ करती हूँ। आपको ये सब ट्रिक यूज़ करनी चाहिए अपने पढ़ाई के वक्त, ताकि आपको वो बहुत ही जो मैं मतलब नॉर्मली जैसे भी मतलब जिस तरह से वर्ड माइंड में आता है, जो वर्ड माइंड में आता है मैं एग्जैक्टली वैसे लिख देती हूँ। तो मैं लिखे कंप्यूटर सिस्टम में जो रॉ डाटा स्टोर करते हैं उसे हम डाटाबेस कहते हैं या डाटा कह सकते हैं। वो एक डाटा होता है जो हम रॉ डाटा इंटर करते हैं। अब डाटाबेस क्या होता है, जो हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है अपने डाटा को मैनेज करने के लिए। मैंने इस तरह लिखा है, जो भी डाटा उसके अंदर स्टोर होता है उसको मैनेज करने के लिए या जो भी रिट्राइव हम करना चाहते हैं उस समय जो यूज़ किया जाता है उस डाटा को, उसको हम डाटा बेस कहते हैं। उसके बाद किसी भी सीक्वेंस की एंट्री को हम कहते हैं एंट्री, और जो सर्च कर रहे होते हैं उसको हम मेकिंग ए क्वेरी प्रोसेस बोलते हैं इस तरह से, या सर्चिंग बोलते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस कितने टाइप के होते हैं। डाटाबेस अर्लियर एक फ्लैट फाइल के फॉर्मेट में होता था जिसमें हम जितने भी हमारे कुछ भी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स होते थे हम सबको एक ही लाइन में लिखते जाते थे और उसके बाद एक वर्टिकल कॉलम की हेल्प से हम उसको सेपरेट आउट करते थे। उसके बाद हम फिर से एज इट इज़ उसको लिखते जाते थे। तो इसकी एक डिसएडवांटेज थी
कि जब हम उसे रिट्राइव करते थे, जैसे हमने एक स्टूडेंट का नेम लिख लिया, उसका स्कूल लिख लिया, उसका कॉलेज लिख लिया एक ही लाइन में, फिर सेकंड का कंटिन्यू एक वर्टिकल बार लगा के हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर सेकंड बच्चे का, तो सपोज हमें जो 5th 6th नंबर पर जो बच्चे आया हो उसका सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ कॉलेज का नाम जानना हो तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो इसके लिए, इस एडवांटेज को ओवरकम करने के लिए आता है हमारे पास रिलेशनल डाटाबेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। तो इसी तरह रिलेशनल डाटाबेस में क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस में हम अपनी रोज़ और कॉलम की हेल्प से अपने चीज़ों को लिखते हैं, जिसमें हम एक चीज़ कॉमन लेते हैं और अपने रोज़ और कॉलम्स में लिखते हैं। तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी कि मतलब जो रोज़ और कॉलम से वो छोटे लेवल पे तो ठीक थे, हम रोज़ और कॉलम बना लेते हैं, फिर भी जब ये लार्ज स्केल के लिए एक्सटेंड हुआ तो इसमें भी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद हमने लिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने पॉइंटर्स की हेल्प से एक दूसरे को कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद हम अपने डाटा को ईजिली रिट्राइव कर सकते थे, जैसे कि मैंने पिछले बता दिया, पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। बट फिर भी मैंने डायग्राम बनाई है इस तरह के, मतलब इसमें एक डाटा, इसी बच्चे का इसमें डाटा, फिर इसी बच्चे का कोई और डाटा है, तो वो पॉइंटर्स की हेल्प से इंटरलिंक हो जाते हैं। तो हमारा ये हो गया डाटाबेस आर्किटेक्चर। डाटाबेस आर्किटेक्चर में क्या होता है, आर्किटेक्चर तो नेम ही होता है कि कोई चीज़ को डिज़ाइन करता है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि कोई भी डाटाबेस में, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी के द्वारा डिज़ाइन की होगी, कोई डाटाबेसेस किसी इंसान ने उसको डिज़ाइन किया हो या कंप्यूटर लैंग्वेज में जो क्रिएट किया हो, वो होता है हमारा डाटा आर्किटेक्चर। उसके बाद आता है हमारा डाटा फॉर्मेट। फॉर्मेट हमारा किस तरह का होता है उसमें आती है। उसके बाद हमारा होगा रिलेशनल डाटाबेस, सर्चिंग, प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस। प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस में होता है, तो एक में हम क्या करते हैं, एक प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस होता है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर डाटाबेस होता है। तो क्लियर है नाम से, प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस में जो भी हमारी सीक्वेंस होती है प्रोटीन की, हम उसको देखते होते हैं, और जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें हम जो प्रोटीन का सिर्फ स्ट्रक्चर फंक्शन होता है हम उसे पढ़ रहे होते हैं। दोनों ही अलग अलग चीज़ होते हैं। इनमें सब में आता है हमारा स्विस प्रोट, प्रोट 1 2, इस तरह की चीज़ें आती है। उसके बाद हमारा PIR में होता है, PIR 1 में होता है कंटेन फुली क्लासिफाइड एंट्रीज, PIR 2 में होता है इंक्लूड्स पेरिमिनरी एंट्रीज, थर्ड में होता है अनवेरीफाइड एंटिटीज होती हैं हमारा, फोर्थ में होता है एंटिटीज फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, जैसे होता है हमारा conceptual translation of sequence that are expressed, conceptual translation of sequence that are expressed, मतलब जो भी होते हैं इसमें सीक्वेंसेस जो एक्सप्रेस होते हैं, नहीं एक्सप्रेस होते हैं, जो प्रोटीन की जेनेटिकली इंजीनियर्ड होती है, सीक्वेंस जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होती है, और उसका जो प्रोसेस होता है नॉट प्रोसेस राइबोसोम्स, इन तरह की जो भी कैटेगरीज होती है वो सब इसमें फॉल होती है। तो जैसे मैंने बताया हमें कोई रिवीजन ले रहे हैं, कुछ भी ये डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसकी। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें आज के साथ देखना चाहिए, जो हमारा आता है सीक्वेंस की सिमिलैरिटी कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद सीक्वेंस की सिमिलैरिटी फाइंड करने के लिए हम ग्लोबल लोकल अलाइनमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, पेयर वाइज में तो हम ग्लोबल लोकल लेते हैं। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम अपने अलग अलग मेथड पढ़ते हैं, इटरेटिव मेथड, ये जो भी अलग अलग डेनमार्क ऑफ मॉडल, ये जो भी मॉडल्स आते हैं उन सबको हमें थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में ये आ सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास ई जर्नल्स, मतलब जो जनरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम कोई भी चीज़, जो रिसर्च पेपर सबमिट होती है उसको हम किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो लिटरेचर वाले होते हैं उसमें हम पबमेड में जाके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और वहाँ से उसमें क्या क्या होता है, ऊपर जर्नल का नाम, PMID और ऑथर का नाम, किस डेट को वो पब्लिश हुई, कब वो सबमिट हुई, कीवर्ड से किस कीवर्ड से हम उस जर्नल को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स होती है उसमें दी होती है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं। वैसे तो ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा तो नहीं है, ये ओपन बुक एग्जाम में कि आप डायरेक्टली बुक खोलेंगे, वहाँ से आंसर देखा और चेप दिया। आप चेप तो देंगे, पास भी कर जाएंगे, पर जो मार्किंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी, क्योंकि उन्हें भी पता है वो किस लैंग्वेज कौन सी है, इंटरनेट की लैंग्वेज कौन सी है और आपकी खुद की लैंग्वेज कौन सी है। तो जैसा कि ऑनलाइन एग्जाम है, बुक्स कॉपीज तो सभी खोलेंगे ही खोलेंगे, इसमें नो डाउट। ये आप सोच रहे हो कि मैं इस तरह बोल रही हूँ,
बट ये ट्रुथ है, सबको ये काम ज़रूर से ज़रूर करते हैं। वैसे मैंने खुद भी अपने घर में जो छोटे बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं तो जो उन्हें नहीं आता सब लेते हैं, और हम लोग का तो कॉलेज में मेनली ओपन बुक हो ही रहा है, तो उसमें यही सिंपल रूल है कि हम अपने बुक से रेफ़र कर सकते हैं। तो हमें रेफ़र करने का भी एक वे चाहिए होता है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है कम से कम हम उसे तो पढ़ सकते हैं। उसे पढ़ने के बाद हम अपने जो भी हम अपना आंसर लिखेंगे उसको हम अपने वे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जितने भी मॉडल्स है, जैसे कि हमारा है हिडन मार्कऑफ मॉडल, इटरेटिव मेथड, नीडलमैन वुड्स एल्गोरिदम, उसके बाद है हमारा ग्लोबल और लोकल में जो आता है स्मिथ वाटरमैन और नीडलमैन, वो करना चाहिए। ब्लास्ट करना चाहिए, और ब्लास्ट के कितने वेरिएंट्स होते हैं हमें वो देख लेना चाहिए। प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस, कंजर्व्ड सीक्वेंस डाटाबेस, ये थोड़ा मेन हो जाता है। और हमें जनरल हमने कैसे एब्स्ट्रैक्ट किया है वो हमें आना चाहिए। इसकी एक वीडियो हो सकती है जो कि मैंने एक प्रैक्टिकल में भी आपको दिखाया था कि किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने किसी भी डाटा को ई जनरल की हेल्प से। तो वो सब वीडियोस आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम की वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।